केमिकल बॉन्डिंग से पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चनों का अगर वेटेज देखें तो 2005 में इससे 6 क्वेश्चन थे, 2006 में 8 क्वेश्चन थे, 2007 में इससे 3 क्वेश्चन थे, 2008 में 4, 2009 में 6, 2010 में 7, 2011 में 4, 2012 में 6, 2017 में 7 और 2014 में इससे 5 क्वेश्चन आए हुए थे। 2018 में 8 क्वेश्चन सिर्फ एक चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग से आए हुए थे और 2016 में इससे 5 क्वेश्चन थे। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें ज़्यादा फ्लक्चुएट करता भी नहीं है। जो एग्जामिनर है वो सिर्फ फिक्स पॉइंट है, उन्हीं से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट जो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जो है इसमें सीधा सीधा हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है कि कोई एटम या कोई मॉलिक्यूल आपको दे दिया जाए, उसमें पूछेगा कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन किसका हाइब्रिडाइजेशन, एक सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। ये एक मेन क्वेश्चन हो गया। और ये संकरण का एक क्वेश्चन, हाइब्रिडाइजेशन का एक क्वेश्चन हर साल फिक्स है, हर साल वो पूछा जाता है। इसके बाद में सेकंड फेवरेट टॉपिक, कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड। इसमें बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ दोनों बहुत ही फेवरेट टॉपिक हैं, नीट के तो बहुत ही फेवरेट टॉपिक है और बहुत बार पूछे गए हैं ये टॉपिक। इन दोनों में से एक पे या दोनों पे लगभग हर साल क्वेश्चन आता है। इसके अलावा डाइपोल मोमेंट पे कभी कभार क्वेश्चन देखने को मिल सकता है और हाइड्रोजन बॉन्ड पे कभी कभार क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बाकी एमओटी का आप सभी जानते हैं, एमओटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके आधार पर ज्योमेट्री समझाई जाती है। तो एमओटी जो है, एमओटी से क्वेश्चन किस टाइप का आता है, ज्योमेट्री वाला आता है, जिसको आप हाइब्रिडाइजेशन से भी कर सकते हैं। जो संकरण बता के और उसकी ज्योमेट्री बताओगे कि इसकी शेप या ज्योमेट्री कैसी है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो केमिकल बॉन्डिंग से 4 क्वेश्चन अगर एवरेज अपन लेके चले तो 4 क्वेश्चन का एवरेज बैठता है, जो लगभग हर साल आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए, इसमें पहला टॉपिक हमने ने बात की थी संकरण की। तो संकरण कैलकुलेट, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने की बहुत ही आसान विधि है। ये एक फॉर्मूला है, H = 1/2 V + M - C + A। यहाँ पे जो V है, ये V का मतलब है कि सेंट्रल एटम जो है उसके वैकेंट जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन के नंबर्स कितने हैं, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है उसके इलेक्ट्रॉन हम जोड़ देंगे। इसके अलावा जो मोनोवैलेंट एटम है वो जोड़ देंगे। इसके अलावा यदि जो कंपाउंड हमको दिया गया है उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कोई हो तो इसमें जो नेगेटिव चार्ज है उसको ऐड कर देंगे और पॉजिटिव चार्ज हो तो उसको माइनस कर देंगे। आपको मैं कुछ एग्जांपल जो हैं इसके सोल्व करके भी दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे है H3PO4, इसमें फॉस्फोरस है। तो जो फॉस्फोरस है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 5 होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स अगर देखें हम तो ये 3, तो ये 4 बनता है और 4 से अपना संकरण बनता है sp3। इसके अलावा अगर आप HClO2 देखें तो इसकी स्ट्रक्चर होगी इस टाइप से। तो ये वाला जो फॉर्मूला है इसको आप कहीं भी लगा के देख सकते हैं। संकरण का 1 हैंडेड फॉर्मूला है, इससे आपके हर जगह पे आंसर आएंगे, हर जगह पे। तो इस फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हैं। एक वेस्पर थ्योरी का जो ये 4th पॉइंट है, एक साल पीएमटी में ये सीधा क्वेश्चन बना है कि जो लोन पेयर है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर है और बॉन्ड पेयर है, उसमें रिपल्सन जो होता है उसका ऑर्डर क्या होता है। तो यहाँ से सीधा क्वेश्चन एक साल पूछा हुआ था।
बाकी जो ये टेबल है और ये इनके शेप, हाइब्रिडाइजेशन और ये मॉलिक्यूल्स, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी शेप या हाइब्रिडाइजेशन ये अक्सर यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसको आप हाइब्रिडाइजेशन से मान लीजिए चाहे वेस्पर से मान लीजिए। अब कुछ बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड कुछ आपको मैं इम्पोर्टेंट फैक्टर डिस्कस कर देता हूँ यहाँ। जैसे पहला पॉइंट है कि किसी एटम का साइज़ बढ़ता है, एटम साइज़ बढ़ता है तो एटम साइज़ बढ़ने के साथ साथ में उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो भी बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पे H एलिमेंट तो फिक्स है, यहाँ से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ऊपर से नीचे आ रहे हैं, साइज़ बढ़ रहा है लगातार। तो साइज़ बढ़ने के साथ साथ इनकी बॉन्ड लेंथ जो है वो राइट से लेफ़्ट जाते हैं तो ये लगातार बढ़ती जाती है। इसी प्रकार से ये दे रखा है, ये आवर्त सारणी का सीधा ऑर्डर ही दे रखा है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो आवर्त सारणी में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो साइज़ क्या होता है, कम हो जाता है। तो कार्बन पहले आता है, फिर नाइट्रोजन आता है, फिर ऑक्सीजन आता है। तो लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो साइज़ कम होता जाता है। तो सबसे छोटा ऑक्सीजन हो गया, तो ऑक्सीजन सबसे छोटा, और साइज़ बढ़ने पर बॉन्ड लेंथ बढ़ती तो सबसे बड़ा कार्बन होता है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ भी सबसे ज़्यादा होगी। ऐसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने पर बॉन्ड लेंथ जो है ये बॉन्ड ऑर्डर के अपोजिट होती है बॉन्ड लेंथ। ऐसे ही अगर हाइब्रिडाइज कोई ऑर्बिट दे रखा है तो उसमें एस ऑर्बिट जो होता है, या अपन कहें एस कैरेक्टर की बात करें हम, तो एस कैरेक्टर यदि बढ़ेंगे तो जो बॉन्ड लेंथ है वो घट जाएगी और जो बॉन्ड ऑर्डर है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बॉन्ड एंगल की। बॉन्ड एंगल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बॉन्ड एंगल पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में, इसके काफ़ी क्वेश्चन देखे गए हैं। आपको आगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आप आगे देखेंगे उनमें आप ये देखेंगे कि कितने ज़्यादा क्वेश्चंस जो होते हैं वो बॉन्ड एंगल से पूछे गए हैं हर साल। तो इसके कुछ फैक्टर्स हैं कि सेंट्रल एटम से जुड़े जो परमाणु हैं उनमें यदि प्रतिकर्षण यानी रिपल्सन जो होता है, तो रिपल्सन पर डिपेंड करता है कि जो बॉन्ड एंगल है वो बढ़ेगा या घटेगा। अगर रिपल्सन ज़्यादा है, जैसे ये दो एटम B और C लगे हुए हैं, तो इनके बीच में यदि रिपल्सन ज़्यादा है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो बॉन्ड एंगल जो होगा ये जो इनके बीच की दूरी है ये बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और यदि ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इनके बीच की जो दूरी होगी ये कम हो जाएगी। इस पे बॉन्ड एंगल बेस्ड होता है। तो बॉन्ड एंगल जो है ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिट के एस कैरेक्टर पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो CH4 BCl3 और BeCl2 में CH4 में sp3 संकरण है, BeCl3 में sp2 संकरण है और BeCl2 में sp संकरण है। तो S यहाँ पर एक S और 3 p कक्षक है, यानी टोटल 4 कक्षक में S की हिस्सेदारी 25% होगी। और यहाँ पे sp3 है, sp3 संकरण यानी टोटल 3 संकरित कक्षक में से एक S के हिस्से कितना परसेंट आया, 33.33%। और यहाँ पे sp संकरण होने से एक S के कितना परसेंट, 50%। तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर अगर देखें तो लेफ़्ट से राइट जब जाते हैं तो परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ते हैं। तो परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ने के साथ में बॉन्ड एंगल जो होता है ये बढ़ जाता है। यहाँ परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर 25%, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। यहाँ से यहाँ पे बढ़ा, बॉन्ड एंगल भी बढ़ा, और यहाँ सबसे ज़्यादा परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर होने की वजह से बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा 180 डिग्री। अगला है लोन पेयर की संख्या जो है वो बढ़ जाती है तो बॉन्ड जो बंद कोण बॉन्ड एंगल जो है वो घट जाता है। क्यों, देखिए मान लीजिए ये एटम था यहाँ पे,
ठीक है। और इस पे यदि लोन पेयर भी लगा दिया जाए तो हमने पिछले जो कंसेप्ट है उनमें देखा था लोन पेयर के बीच में और लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होता है। तो यहाँ पे लोन पेयर होने की वजह से ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर जो होते हैं इनमें रिपल्सन होता है। रिपल्सन होने की वजह से यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है उसमें कमी देखी गई है। तो जितने ज़्यादा लोन पेयर होंगे बॉन्ड पेयर उतना ही कम होता चला जाएगा। तो अगर देखा जाए CH4 NH3H2O तो यहाँ CH4 के ऊपर लोन पेयर 0, NH3 के ऊपर लोन पेयर 1, H2O के ऊपर लोन पेयर 2। तो लोन पेयर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने पर या लोन पेयर की संख्या बढ़ने पर बॉन्ड एंगल जो होता है वो घटता चला जाता है। 109 डिग्री जब 0 लोन पेयर थे, 1 लोन पेयर होने पर 107 डिग्री हो गया और 2 लोन पेयर होने पर 105 डिग्री हो गया। चौथा पॉइंट देखें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है तो जो बॉन्ड एंगल है वो भी घट जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटने पर बॉन्ड एंगल भी घट जाता है। जहाँ पर ऑक्सीजन है, सल्फर है, ठीक है। तो यहाँ जैसे जैसे अपन देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीधा सा ऑर्डर अपन देख लेते हैं, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर यहाँ पर होगा वो ही यहाँ पर बॉन्ड एंगल का ऑर्डर होगा। ये सीधा सा पॉइंट हो गया। इसके अलावा इस चैप्टर से एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक वो हम MOT के द्वारा समझाते हैं वो है किसी भी कंपाउंड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कि उसके बाह्यतम कोश में यदि फ्री इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो वो चुंबकीय होगा और नहीं है तो वो प्रतिचुंबकीय होगा, तो मैग्नेटिक होगा। तो ये वाला जो पॉइंट है ये हम MOT से कवर करेंगे। MOT आप पढ़िए, MOT में आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बॉन्ड ऑर्डर वहाँ से कैसे निकालते हैं ये चीज़ आप MOT से सीखिए। इसके अलावा जो एक पॉइंट है वो पॉइंट होता है हाइड्रोजन बॉन्ड का। हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर कभी कभी सवाल हाइड्रोजन बॉन्ड से भी आता है। हाइड्रोजन परमाणु जब उच्च इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले परमाणु जैसे F, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में आ जाता है तो यह एक तरफ का आकर्षण बल पैदा होता है, यहाँ से उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है उसका साइज़ छोटा होना चाहिए। जितना साइज़ छोटा होएगा हाइड्रोजन बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर के समानुपाती होती है, प्रोपोर्शनल होती है, और ये जो साइज़ है उसके इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पर ऑर्डर दे रखा है, ये ऑर्डर ही आपसे पूछ लिया जाएगा। डिफरेंट टाइप के आपको मॉलिक्यूल दे देंगे और उनमें आपको खुद से पहचानना पड़ेगा कि ये फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में है, ये जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में है बजाय ऑक्सीजन के, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में है नाइट्रोजन के, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन इज़ ग्रेटर देन नाइट्रोजन। तो ये वाला जो ऑर्डर है ये आप याद रखेंगे, ये किसी भी आपको एटम में देखने को मिल सकता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक ये छोटा सा टॉपिक आप ये देख सकते हैं, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड तो सारे ही लोग पढ़ के जाते हैं, तो फिर उसमें कुछ नया पन डालने के लिए वो क्या पूछेगा आपसे कि इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बताइए, या किस में इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी। तो जिसकी स्ट्रक्चर आपको सीधी सीधी दिखे इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें पाई जाएगी। जैसे ये H2O, HF, NH3, ROH, CH3, COOH, ये सीधे सीधे मॉलिक्यूल आपको दिख रहे। कंपाउंड एटम्स आपको यहाँ नहीं दिख रहे हैं, तो इनमें इंटरमोलिक्यूलर यानी दो अणुओं के बीच में, दो मॉलिक्यूल के बीच में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी। और ये आपको साइक्लिक या एरोमेटिक नहीं कह सकते हैं, ये साइक्लिक कंपाउंड इनको बोल सकते हैं। साइक्लिक कंपाउंड जो है इनमें इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब इतना टॉपिक कंप्लीट हो जाने के बाद में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा के देखिए। यहाँ पे 2010 से, ये 41 का है, यहाँ 2010 से लेकर के और 2016 तक के क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे आए हुए, ये मैं आपको
करने के लिए यहाँ पे दे रहा हूँ। सबसे लास्ट में मैं इनकी आंसर की जो है वो वीडियो में डालूँगा, तो आप इन क्वेश्चनों को देख सकते हैं। इनको करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन सेम टू सेम टॉपिक पे रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ से 41 से आप करिए। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो पॉज करके आप इनको देख सकते हैं, करके कोशिश कीजिए। क्वेश्चन के साथ साथ उसका नंबर देखना ना भूले, क्योंकि लास्ट में जो आंसर की मैं आपको दिखाऊंगा उसमें उसका आंसर आप आंसर की के हिसाब से ही देख सकते हैं। ठीक है।